हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं और साइंस को मैं एनसीईआरटी से कंप्लीट पढ़ा चुकी हूं। क्लास 6 to 8 जो एनसीईआरटी की साइंस की बुक चलती है उससे मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, प्ले लिस्ट बना दी है। वहाँ पर आप सभी वीडियो क्रम से प्राप्त कर सकते हैं और प्रत्येक वीडियो पर मैंने टाइटल भी डाल दिया है, तो आप लोग आसानी से वीडियो ढूंढ सकते हैं। जो भी लेसन आपको पढ़ना हो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 5वां वीडियो है और इसके पहले 4 वीडियो आ चुके हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा है, मृदा में पोषक समृद्धि अथवा पुनः पूर्ति करने के लिए कार्यान्वित किए जाने वाले क्रियाकलाप हैं। पहला विकल्प है फसल चक्रण, गहरी जुताई, खाद डालना। दूसरा है फसल चक्रण, खाद डालना, उर्वरक डालना। तीसरा है खाद डालना, उर्वरक डालना, सिंचाई करना। और चौथा है खाद डालना, फसल चक्रण, सिंचाई करना। तो मृदा में एक फसल जब उगा ली जाती है, जैसे कोई खेत है उसमें एक फसल जब उगा ली जाती है तो उसमें यानी उस खेत की मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो उनकी पुनः पूर्ति करनी पड़ती है। तो उस पुनः पूर्ति के लिए जो क्रियाकलाप किए जाते हैं वह क्रियाकलाप आपको बताने हैं। तो मृदा में पोषक समृद्धि अथवा पुनः पूर्ति के लिए आपको क्या करना है? फसल चक्रण अपनाना है, खाद डालना है, उर्वरक डालना है। बी विकल्प इसमें सही है। अब फसल चक्रण क्या होता है? तो एक ही भूखंड या भूमि के क्षेत्र में वैकल्पिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना, तो ये फसल चक्रण कहलाता है। और खाद इसीलिए डाली जाती है जो पोषक तत्वों की कमी मृदा में हो गई है उनकी पूर्ति की जा सके। 2 प्रकार की खाद होती है, एक हरी खाद होती है, एक कंपोस्ट खाद होती है। और उर्वरक जो होते हैं पौधों के पोषक तत्वों के स्रोत हैं जो रसायनों से व्यावसायिक रूप से निर्मित होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: नाइट्रोजन उर्वरक, फास्फेटिक उर्वरक, पोटेशियम उर्वरक और जटिल उर्वरक। 4 प्रकार के होते हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। और सभी पौधों को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता होती है। इन्हें एनपीके कहा जाता है, तो आपको साथ में ये भी याद रखना है। ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, तो बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा 4 रबी फसलों का समूह है? यानी जिस विकल्प में रबी की फसलें लिखी हुई हैं वह विकल्प आपको बताना है। पहला विकल्प है चना, सरसों, मटर। दूसरा है चना, सरसों, धान, सोयाबीन। तीसरा है मूंगफली, सरसों, मटर। और चौथा है चना, मक्का, धान और गेहूं। तो जो रबी की फसल है ये शीत ऋतु की फसल है और इसकी जो बुआई है वह सर्दियों की शुरुआत यानी अक्टूबर से दिसंबर तक होती है। तो जो अभी समय चल रहा है, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं उन्हें पता होगा कि अभी जो समय चल रहा है वह रबी की फसल का समय है। और इसमें क्या क्या उगाया जाता है? गेहूं, आलू, चना, सरसों, जौ, ये सभी कुछ इसमें उगाया जाता है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है चना, सरसों, मटर, गेहूं। ये सभी रबी के फसलों में उगाए जाते हैं। अब ये तो रबी की फसल के बारे में आपको बता दिया। खरीफ की फसल भी होती है। तो खरीफ की जो फसल होती है इसकी बुआई शुरू की जाती है जून से जुलाई तक। जब मानसून की शुरुआत होती है तब खरीफ की फसल की बुआई की जाती है और ये जो फसल होती है ये अक्टूबर तक काट ली जाती है। इसमें क्या क्या उगाया जाता है? चावल, मक्का, ज्वार, दालें, ये सभी खरीफ की फसल में उगाई जाती हैं। और जायद की फसल, इसके बारे में भी आपको जानना आवश्यक है। तो इन फसलों को ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है और इसमें सब्जियां शामिल हैं, जैसे लौकी है, तोरई है। इसके अलावा कुछ फल भी शामिल हैं जैसे तरबूज, खरबूजा,
खीरा, करेला, सब्जियां, ये सभी जो हैं ये खरीफ की फसल में उगाई जाती हैं। तो 3 प्रकार की फसलें होती हैं। मैंने आपको तीनों प्रकार की फसलों के बारे में बता दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। अभिकथन है, असुनाल चुंबक एक अति प्रबल चुंबक है। कारण दिया गया है, असुनाल चुंबक के ध्रुव एक दूसरे के अति निकट होते हैं। तो जो अश्वनाल चुंबक होता है वह इस तरीके का होता है। इस तरीके का यू आकार का होता है। तो इसके जो ध्रुव होते हैं एक दूसरे के निकट होते हैं। ये होते हैं ध्रुव इसके। तो ये निकट होते हैं और ये अति प्रबल चुंबक होता है। अभिकथन और कारण दोनों ही सही लिखे हुए हैं और जो अभिकथन है उसकी जो कारण है वह सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका जो दूसरा विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चुंबक के बारे में आपको मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। चुंबक वे पदार्थ होते हैं जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। और चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, किसी पानी के जहाज के ढांचे को धारा रेखी बनाने का उद्देश्य है। पहला विकल्प है तरल कर्षण को निम्न करना, दूसरा है उत्प्लावन में वृद्धि करना, तीसरा है विस्थापित जल की मात्रा में वृद्धि करना और चौथा है जहाज का घनत्व कम करना। तो जो पानी के जहाज होते हैं धारा रेखी बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जो धारा रेखी आकार है ऐसा आकार है जो द्रव जैसे हवा या पानी और इससे गुजरने वाली वस्तु के बीच घर्षणी कर्षण को कम करता है। और कर्षण वह बल है जो गति को धीमा कर देता है। कर्षण को कम करने के लिए विमानों और जहाजों को इसी प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, यानी इनके ढांचे को इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है। तो तरल कर्षण को निम्न यानी कम करने के लिए, क्योंकि ये अधिक होगा तो जो चाल है वह कम हो जाती है, इसीलिए इसको कम करने के लिए जो पानी के जहाज हैं इनके ढांचे को धारा रेखीय बनाया जाता है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, राधिका 2 समान सेलों की श्रेणी क्रम व्यवस्था को 2 बल्बों की श्रेणी क्रम व्यवस्था से जोड़ती है। उसे क्या करना चाहिए कि बल्ब का उद्दीपन मंद यानी कि कम हो जाए? पहला है एक सेल को एक चौक के टुकड़े से बदलना चाहिए। दूसरा है एक सेल को एक धातु के तार के टुकड़े से बदलना चाहिए। तीसरा है एक बल्ब को धातु की तार के टुकड़े से बदलना चाहिए। और चौथा है एक बल्ब को एक सेल से बदलना चाहिए। तो बल्बों की श्रेणी क्रम व्यवस्था से ये 2 एक समान सेलों की श्रेणी क्रम व्यवस्था को 2 बल्बों की श्रेणी क्रम व्यवस्था से जोड़ती है। तो श्रेणी क्रम व्यवस्था में जब जुड़े होंगे बल्ब तो क्या होगा कि सभी बल्बों में समान धारा होगी। अब देखते हैं एक एक विकल्प के कौन सा विकल्प सही है। जब एक सेल को एक चौक के टुकड़े से बदला जाएगा तो कोई चालन ही नहीं होगा, तो पहला विकल्प इसमें गलत हो जाएगा। एक सेल को एक धातु के तार के टुकड़े से बदलना चाहिए। तो जब एक सेल को धातु के तार के टुकड़े से बदला जाएगा तो जो बल्ब है उसका उद्दीपन मंद हो जाएगा और यही पूछा गया है, तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
तीसरे और चौथे विकल्प भी देख लेते हैं। एक बल्ब को धातु की तार के टुकड़े से बदलना चाहिए, तो इसमें क्या होगा, बल्ब तेज जलने लगेगा यानी उज्जवल हो जाएगा। और एक बल्ब को एक सेल से जब बदलेंगे तब भी बल्ब तेज जलेगा। तो इसमें पूछा गया है कि मंद करना है, तो इसीलिए बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के भाग एवं उसके प्रकार को निम्न में से कौन सा मिलान यानी सेट सही रूप से दर्शा रहा है। मानव नेत्र के बारे में आप लोगों को मैं बता चुकी हूं। इसमें मिलान करना है, चलिए मिला लेते हैं। सबसे पहले लिखा है कॉर्निया। तो कॉर्निया जो है प्रकाश को केंद्रित करने में मदद करती है तथा आंख की रक्षा करती है। इसे मिला देंगे चौथे से। उसके बाद लिखा है परितारिका यानी आइरिस। तो ये क्या करती है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ए को चौथे से, बी को पहले से। उसके बाद लिखा है रेटिना। उसके बाद पुतली लिखा है, पुतली। तो पुतली जो है प्रकाश नेत्र में इससे प्रवेश करता है, तो इसे पांचवें से मिला देंगे। उसके बाद लिखा है दृष्टिपटल यानी रेटिना। तो इसे मिलाएंगे दूसरे से। प्रतिबिंब के लिए स्क्रीन का ये कार्य करता है। और फिर लिखा है पक्षाभ पेशी। तो इसे मिला देंगे तीसरे से, लेंस को सही स्थिति में रखती है। तो ए को मिलाया चौथे से, बी को मिलाया पहले से, सी को मिलाया पांचवें से और डी को मिलाया दूसरे से। तो इस क्रम में आपका जो दूसरा विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और ई को मिलाया है तीसरे से, तो आपका जो दूसरा विकल्प है, ए का चौथा, बी का पहला, सी का पांचवा, डी का दूसरा और ई का तीसरा। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है पौधों में निषेचन और परागण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला लिखा है फूल का अंडाशय परिपक्व होकर फल बन जाता है। दूसरा है पौधे के बीज निषेचन के लिए बीजांड बनाते हैं। तीसरा है निषेचन के उपरांत परागण होता है। और चौथा है परागण में बीज वायु, जल, पक्षियों और कीटों द्वारा विसरित होते हैं। तो पौधों में निषेचन और परागण के संबंध में जो सत्य कथन है वह बताने हैं। तो निषेचन और परागण क्या होता है पहले ये जान लीजिए। तो पुष्पीय पौधों के परागकण के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण की प्रक्रिया परागण कहलाती है। और निषेचन यह नर और मादा युग्मक का संलयन है। अब इसमें जो सत्य कथन है वह बताने हैं। तो पहला लिखा है फूल का अंडाशय परिपक्व होकर फल बनाता है, सही है। पौधे के बीज निषेचन के लिए बीजांड बनाते हैं, ये गलत है। निषेचन के उपरांत परागण होता है, ये भी गलत है। और पांचवा परागकण में बीज वायु, जल, पक्षियों और कीटों द्वारा विसर्जित होता है, ये भी गलत है। और पांचवा जो लिखा हुआ है ये सही है। अभी ये क्यों गलत है इसका कारण भी बताएंगे। पहला और पांचवा सही है, इसमें ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब ये क्यों गलत है ये भी जान लीजिए। जो दूसरा लिखा है कि पौधे के बीज निषेचन के लिए बीजांड बनाते हैं, ये गलत है क्योंकि पौधे के जो बीज हैं निषेचन के लिए बीजांड नहीं बनाते, बल्कि बीजांड उन बीजों में विकसित होते हैं जिनमें एक भ्रूण और एक भ्रूणपोष होता है। तो इसीलिए दूसरा गलत है। तीसरा क्यों गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है कि निषेचन के उपरांत परागण होता है, जबकि परागण के उपरांत निषेचन होता है। ये उल्टा लिखा हुआ है, इसीलिए तीसरा गलत है। और चौथे में लिखा है परागण में बीज वायु, जल, पक्षियों और कीटों द्वारा विस्तृत होते हैं। तो परागण में बीज नहीं विस्तृत होते बल्कि परागकण विस्तृत होते हैं। तो आपको अंतर याद रखना है। तो इसीलिए चौथा भी गलत हो गया। पहला और पांचवा सही है, ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभिकथन दिया गया है श्वेत रक्त कोशिकाएं रोग उत्पादक जीवों से लड़ने में सहायता करती हैं। और अभिकथन
कारण दिया गया है, एक श्वेत रक्त कोष का अपना आकार बदल सकती है। तो इसमें जो लिखा हुआ है विकल्प में बताना है कौन से सही है। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं ये इन्हें WBC के रूप में भी जाना जाता है, व्हाइट ब्लड सेल इन्हें कहते हैं, और ये प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शरीर पर आक्रमण करने वाले जीवाणु, विषाणु और कीटाणुओं पर हमला करके संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। और WBC को ल्यूकोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है और इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो इसमें जो अभिकथन लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, कारण भी सही है क्योंकि एक श्वेत रक्त कोष का अपना आकार बदल सकती है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें जो पहला विकल्प है वही आपके प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है आप अपने मोबाइल फोन की ध्वनि की प्रबलता बढ़ाते हैं तब ध्वनि की आवृत्ति, पहला विकल्प है में वृद्धि होती है, दूसरा है में कमी होती है, तीसरा है समान रहती है और चौथा है आंकी नहीं जा सकती। तो आप अपने मोबाइल फोन की ध्वनि की प्रबलता बढ़ाते हैं तो ध्वनि की जो आवृत्ति है वह समान रहती है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में सुनने की अनुभूति पैदा करती है और ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है और ध्वनि का जो संचार होता है इसे माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता, ये आपको याद रखना है। जो प्रबलता है इसको डेसिबल इकाई में व्यक्त किया जाता है और प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए कान की शारीरिक प्रतिक्रिया है और अधिक ऊर्जा वाली ध्वनि को प्रबल ध्वनि कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। जब आयाम अधिक होता है तब ध्वनि की प्रबलता भी अधिक होती है और जब आयाम कम होता है तो तब उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। तो सी विकल्प इसमें सही है और जिससे भी प्रश्न बन सकता है वो सब मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न दिया गया है ऊष्मा के स्थानांतरण के माध्यम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला विकल्प है संवहन केवल द्रवों एवं गैसों में होता है, दूसरा है गैसों में विकिरण नहीं हो सकता, तीसरा है चालन गैसों में हो सकता है और चौथा है ऊष्मा का स्थानांतरण एक से अधिक माध्यमों में एक साथ हो सकता है। तो ऊष्मा स्थानांतरण के 3 तरीके हैं यानी 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? चालन, संवहन और विकिरण। ये सब मैं आपको बता चुकी हूं। जो चालन है इसमें क्या होता है, यह केवल ठोस पदार्थों में हो सकता है। जो चालन है वह केवल ठोस में होता है और जो संवहन है यह जो है तरल पदार्थ और गैसों में होता है। और जो विकिरण है इसमें क्या होता है, माध्यम के कणों को प्रभावित किए बिना ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित की जाती है। जैसे कि सूर्य जो है विकिरण, सूर्य की जो ऊर्जा है ऊष्मा विकिरण के द्वारा ही धरती तक पहुंचती है। अब इसमें जो सत्य नहीं है यानी जो गलत है वह बताना है। तो संवहन केवल द्रवों और गैसों में होता है, तो ये मैंने अभी आपको बताया, यह तरल पदार्थ और गैसों में होता है, तो ये सही है। गैसों में विकिरण नहीं हो सकता, नहीं होता है विकिरण गैसों में। चालन गैसों में हो सकता है, ये गलत है क्योंकि चालन मैंने बताया सिर्फ ठोसों में होता है। तो इसमें जो सत्य नहीं है यानी जो गलत है वही बताना था, तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और चौथा भी इसमें सही लिखा हुआ है, 3 सही लिखे हुए हैं और एक गलत है, जो गलत है वही बताना था। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऊष्मा स्थानांतरण की आपको विधियां याद रखनी है, चालन, विकिरण, संवहन। चालन जो है ठोसों में होता है और संवहन तरल पदार्थ और गैसों में होता है और विकिरण गैसों में नहीं होता है। यह
माध्यम के कणों को प्रभावित किए बिना ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित की जाती है और यही विकिरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, धातु X, धातु Y तथा Z को क्रमशः उनके लवड़ी विलयनों से विस्थापित कर देती है। यानी जो X है वह Y और Z को उनके लवड़ी विलयनों में से विस्थापित कर देती है। Y W को उसके लवड़ी विलयन से विस्थापित कर देती है, किंतु Z धातु W को उसके लवड़ी विलयन से विस्थापित नहीं करती। सर्वाधिक तथा न्यूनतम क्रियाशील धातुएं हैं, यानी जो सर्वाधिक अभिक्रियाशील है और जो सबसे कम अभिक्रियाशील है वह बतानी है। तो इसमें आप देख रहे हैं जो धातु X है वह Y और Z दोनों को ही उसके लवड़ के विलयन से विस्थापित कर देती है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील तो X हो गई। अब उसके बाद लिखा है Y धातु W को उसके लवड़ी विलयन से विस्थापित कर देती है, लेकिन Z W को उसके लवड़ी विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, तो सबसे कम अभिक्रियाशील है Z और सबसे अधिक है X। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं वह कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके लवड़ के विलयन से विस्थापित कर देती हैं, ये आपको याद रखना है। और जो अभिक्रियाशीलता श्रृंखला है उसके निचले भाग में जो धातुएं हैं वह कम अभिक्रियाशील हैं और ऊपर अधिक अभिक्रियाशील धातुओं को रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्न की पहचान कीजिए। पहले में लिखा है एक अधात्विक स्नेहक, दूसरे में लिखा है एक धातु जो जल से अभिक्रिया नहीं करती किंतु भाप से अभिक्रिया करती है, तीसरे में लिखा है एक धातु जो बेकिंग पाउडर की संघटक है, और चौथा है एक अधातु जो पटाखों में प्रयुक्त होती है। तो 1, 2, 3, 4 जो है वह क्या हो सकते हैं ये बताना है। तो एक अधात्विक स्नेहक, तो अधात्विक स्नेहक जो है वह होती है, अधात्विक स्नेहक है फास्फोरस, और ये सबसे पहले ज्ञात और सबसे महत्वपूर्ण स्नेहक योजक है। तो पहला तो हो गया फास्फोरस। अब जिसमें पहले में फास्फोरस लिखा है सिर्फ वही विकल्प रखते हैं, बाकी जिनमें नहीं लिखा है वो काट देते हैं। बी में लिखा है कार्बन, तो ये विकल्प नहीं होगा, उत्तर ये भी नहीं होगा। 2 विकल्प बचते हैं। आगे पढ़ते हैं। एक धातु जो जल से अभिक्रिया करती है किंतु भाप से नहीं, तो जल से अभिक्रिया करती है जिंक। उसके बाद लिखा है एक धातु जो बेकिंग पाउडर की संघटक है, तो वह है सोडियम, और एक अधातु जो पटाखों में प्रयुक्त होती है वह है सल्फर। तो पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। और जो धातुएं भाप से अभिक्रिया करती हैं तो वह धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जिंक है यह भाप से अभिक्रिया करता है, तो इसमें पहला विकल्प आपका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है ए एक मुख्य ग्रंथि कहलाता है क्योंकि वह बी, सी थायराइड और अधिवृक्क ग्रंथियों से हार्मोनों के स्राव को नियंत्रित करता है। ए हार्मोन डी को भी स्रावित करता है जिसका उत्पादन किशोरावस्था में ई में होता है। ए, बी, सी, डी, ई क्रमशः है। तो मानव शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक अंतःस्रावी और एक बहिःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जिनमें नलिकाएं नहीं होती। कौन कौन से उदाहरण हैं इनके? पीयूष, थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। और बहिःस्रावी ग्रंथियां वे होती हैं जिनमें नलिकाएं होती हैं, जैसे लार ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि, ये सभी हैं बहिःस्रावी ग्रंथियां। अब इसमें कहा गया है कि ए मुख्य ग्रंथि कहलाता है। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शरीर की लगभग सभी अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है और यह हार्मोन का भी स्राव करती है। तो ए तो हो गया पीयूष ग्रंथि। तो जिसमें पहले लिखा है पीयूष ग्रंथि, उन विकल्प को देखते हैं। तो पहले विकल्प में पीयूष ग्रंथि लिखा है
और डी में लिखा है, बाकी ये दो गलत हो जाते हैं। अब दो विकल्प में से देखते हैं कौन सा इस प्रश्न का उत्तर है। आगे लिखा है बी और सी थायराइड और अधिवृक्क ग्रंथियों से हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है, ए हार्मोन डी को भी स्रावित करता है। तो इसमें जो बी है वह होगा अंडाशय और सी होगा वृषण, क्योंकि जो पीयूष ग्रंथि है वह बी और सी और थायराइड और अधिवृक्क ग्रंथियों से हार्मोनों के स्राव को नियंत्रित करता है, और जिसका उत्पादन किशोरावस्था में ई होता है, यानी बढ़ जाता है। तो डी विकल्प इसमें सही है। ए है पीयूष ग्रंथि, बी है अंडाशय, सी है वृषण, डी है वृद्धि और ई है बढ़, यानी बढ़ जाता है। डी विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कवक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लिखा है वे पौधे हैं, दूसरा है वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं कर सकते, तीसरा है सभी कवक एक कोशिकीय होते हैं, और चौथा है कुछ कवक प्रतिजैविकों के उत्पादन में सहायता करते हैं। तो कवक जो है यूकैरियोटिक जीव हैं, जिनमें खमीर, फफूंद और मशरूम शामिल है। ये जीव कवक जगत के हैं। कवक जगत में पाए जाने वाले जीवों में एक कोशिका भित्ति होती है। तो इसमें जो पहला लिखा हुआ है, जो सत्य कथन है वह बताने हैं। तो ये पौधे हैं, ये सही है। इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, ये भी सही है। और कुछ कवक प्रतिजैविकों के उत्पादन में सहायता करते हैं। पहला, दूसरा, चौथा सही है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि इसमें लिखा है सभी कवक एक कोशिकीय होते हैं। तो कुछ कवक जो होते हैं बहुकोशिकीय भी हैं, सभी कवक एक कोशिकीय नहीं होते, तो इसीलिए तीसरा गलत हो गया। पहला, दूसरा, चौथा इसमें सही है। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है रीना वमन से पीड़ित है और भूख न लगने से पीड़ित है। चिकित्सक ने इसे जल के प्रदूषण से उत्पन्न एक विषाणु जनित रोग माना है। रीना पीड़ित है। पहला विकल्प है हेपेटाइटिस से, दूसरा है हैजे से, तीसरा है पेचिस से और चौथा है टाइफाइड से। तो रीना ऐसे रोग से पीड़ित है जो वायरस से फैलता है। तो इसमें जो पहला विकल्प है वह सही हो जाएगा हेपेटाइटिस से, क्योंकि हेपेटाइटिस वायरस से फैलने वाली एक बीमारी है और जल के प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। तो पहला विकल्प इसमें सही है। अब जो हैजा लिखा है ये जीवाणु जनित रोग है। पेचिस लिखा है ये जीवाणु संक्रमण के कारण ये भी होता है, और टाइफाइड है ये भी जीवाणु रोग है। तो इसीलिए ये उत्तर नहीं है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। तो 15 प्रश्न आपके एनसीईआरटी बेस्ड हो गए। अब 15 प्रश्न आपके पेडागोजी के हैं। तो चलिए पेडागोजी के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? पहला है विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, दूसरा है विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, तीसरा है विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, और चौथा है विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। तो क्या विज्ञान की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है यह बताना है। तो विज्ञान की प्रकृति सबसे पहले आप लोगों को जानना आवश्यक है। तो विज्ञान की जो प्रकृति होती है यह सदैव अस्थायी होती है। विज्ञान संशयवाद को बढ़ावा देता है। विज्ञान जांच के दृष्टिकोण के रूप में है। विज्ञान सीखने का एक अंतःविषय क्षेत्र है। विज्ञान प्रकृति को देखने का एक विशेष तरीका है। विज्ञान ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। विज्ञान अपने चिकित्सकों से दृढ़ता की मांग करता है। लेकिन जो विज्ञान की प्रकृति स्थिर है इसमें लिखा हुआ है ये गलत है, क्योंकि इसकी प्रकृति स्थिर नहीं है। तो डी इसमें गलत है और गलत ही पूछा गया है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो जो प्रकृति मैंने बताई है वो आपको याद रखनी है। और विज्ञान अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से भौतिक और प्राकृतिक चीजों की संरचना और व्यवहार के अध्ययन को संदर्भित करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान द्वारा होता है? पहला विकल्प है निष्पक्षता यानी न्यायपरस्थिता जिसे कहते हैं, दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तीसरा है वैज्ञानिक स्वभाव और चौथा है स्थायी मानस प्रवृत्ति।
तो किसका विकास विज्ञान द्वारा होता है? तो निष्पक्षता का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, वैज्ञानिक स्वभाव का। स्थायी मानस प्रवृत्ति का जो विकास है वह विज्ञान द्वारा नहीं होता। तो ए बी सी इसमें सही है, तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। पहला विकल्प है छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना। दूसरा है छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर्यावरण प्रदान करना। तीसरा है सर्जनात्मक विचारों को रटने के अभ्यास में छात्र का मार्गदर्शन करना। और चौथा है उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्माण के लिए सभी छात्रों को प्रेरित करना। तो जिसमें रटना, याद करना ऐसा लिखा हो तो वो प्रश्न के उत्तर नहीं होते, उसे पहले ही काट दीजिए। अब जो विकल्प बचते हैं उनमें देख लेते हैं। छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना, तो यही विज्ञान शिक्षक की भूमिका होती है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। विज्ञान का जो उद्देश्य है वह छात्रों को अपने संचार कौशल को विकसित करने में सक्षम बनाना है, ताकि वे वैज्ञानिक जानकारी को समझ सकें। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी NCF 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा। पहला विकल्प है सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए। तीसरा है शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए। और चौथा है विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। ऐसा ही प्रश्न कल के प्रैक्टिस में भी आया था और इस प्रश्न को थोड़ा घुमाकर पूछा गया है। तो NCF 2005 के अनुसार क्या बताया गया है कि जो अच्छी विज्ञान शिक्षा है वह शिक्षार्थी के लिए सही यानी सच्ची होनी चाहिए, जीवन के लिए सही होनी चाहिए, शिक्षार्थी के वातावरण के लिए सही होनी चाहिए और विज्ञान के लिए सही होनी चाहिए। लेकिन विज्ञान शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए ऐसा नहीं बताया गया है। तो इसमें A, B और D सही है, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, C गलत है। शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए ऐसा NCF 2005 में नहीं बताया गया। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है बच्चे के अगला प्रश्न है बच्चे के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रियापरक संचालन करना से सबसे अधिक संबंधित होगी? यानी कि कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया अधिगम के उद्देश्य से जुड़ी है जिसमें कार्य क्रिया का संचालन हो रहा है, ये पूछा गया है। तो विकल्प देख लेते हैं। पहला लिखा है याद करना, दूसरा है बोध करना, तीसरा है सर्जन करना और चौथा है अनुप्रयोग करना। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया अधिगम के उद्देश्य से जुड़ी है जिसमें कार्य क्रिया का संचालन हो रहा हो। तो कार्य क्रिया का संचालन होगा सर्जन करने में, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। याद करने में कार्य क्रिया का संचालन नहीं होगा, बोध करने में भी नहीं होगा, अनुप्रयोग करने में भी नहीं होगा, सर्जन करने में कार्य क्रिया का संचालन होगा, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है उसे अन्य लोगों के साथ सामाजिक संपर्क से बढ़ाया जा सकता है। और बेंजामिन ब्लूम का जो वर्गीकरण है वो भी आपको याद रखना है। इन्होंने संज्ञानात्मक उद्देश्यों का एक श्रेणीबद्ध संगठन दिया है अपने वर्गीकरण में। और बेंजामिन ब्लूम ने सीखने के उद्देश्यों को 3 ज्ञान क्षेत्र संज्ञानात्मक, भावात्मक और संवेदी में वर्गीकृत किया है। तो ये भी आपको याद रखना है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है? पहला विकल्प है विज्ञान की पुस्तक को पढ़ना, दूसरा है छात्रों के कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना,
तीसरा है सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना, और चौथा है छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना। तो पूछा गया है कि कौन सी विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगी। तो सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। पहला विकल्प है संकल्पना आधारित एनिमेटेड वीडियो, दूसरा है प्रकाश के परावर्तन को दिखाता हुआ चार्ट, तीसरा है सीखने वालों के द्वारा सफेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना, और चौथा है संकल्पना आधारित बंद उत्तर वाले प्रश्नों को पूछकर। तो इसमें पूछा गया है कि किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। तो तीसरा विकल्प इसमें सही होगा, सीखने वालों के द्वारा यानी कि शिक्षार्थियों के द्वारा सफेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और निष्कर्ष निकालना। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों आवश्यक है। पहला विकल्प है यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है, दूसरा है इसका संचालन आसान है, तीसरा है यह विज्ञान की जानकारी इकट्ठी करता है, और चौथा है यह सीखने वाले में मेहनत की आदत का विकास करता है। तो विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण आवश्यक होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है, यानी कि करके सीखने का अनुभव प्रदान करता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ है। पहला है रचनात्मक आकलन, दूसरा है योगात्मक आकलन, तीसरा है स्व आकलन और चौथा है सत्र आकलन। तो मूल्यांकन जो होता है छात्र शिक्षण पर प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने की एक प्रक्रिया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। तो इसमें पूछा गया है कि विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का क्या अर्थ है। तो सीखने जैसा आकलन का अर्थ है स्व आकलन यानी आत्म आकलन। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। पहला है विज्ञान सीखने का अंतःविषयक क्षेत्र है, दूसरा है विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, तीसरा है विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है और चौथा है विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। तो इसमें विज्ञान की प्रकृति के बारे में अभी आपको बता चुकी हूँ मैं, एक प्रश्न जो आया था। तो इसमें जो सही नहीं है यानी गलत है वह बताना है। तो विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। पहला है विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ, दूसरा है बच्चे के प्रति निष्ठ, तीसरा है विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ और चौथा है कक्षा कक्ष संस्कृति के प्रति निष्ठ। तो अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के प्रति यानी सीखने वाले के प्रति निष्ठ होनी चाहिए। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है ऐतिहासिक, तीसरा है पर्यावरण संबंधी और चौथा है प्रक्रियात्मक। तो इसमें आपका पूछा गया है कि कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। तो प्रक्रियात्मक, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनु कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। पहला है यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है, तीसरा है यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है, तीसरा है यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ावा देता है
और चौथा है यह शिक्षक और कक्षा की लय को तोड़ता है। तो बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर शिक्षिका लेकर जाती हैं, तो इनके सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य पूछे गए हैं। तो यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है, ठोस अनुभवों द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है और बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ावा देता है। ए बी सी इसमें सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। डी में लिखा है यह शिक्षक और कक्षा की लय को तोड़ता है, ये गलत है। ए बी सी इसमें आएंगे, पहला विकल्प इसमें सही है, क्योंकि जो क्षेत्र भ्रमण होता है एक शैक्षिक अनुभव की तरह है जो उन्हें कक्षा कक्ष में कभी नहीं मिल सकता। यानी ये जो अनुभव है शैक्षिक भ्रमण का, ये कक्षा कक्ष में नहीं प्राप्त हो सकता, तो इसीलिए शैक्षिक भ्रमण आवश्यक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है, लिखा है निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। पहला विकल्प है बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, दूसरा है जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, तीसरा है वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना और चौथा है अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। तो इसमें जो उद्देश्य नहीं है पूछा है, यानी जो इनमें से 3 उद्देश्य हैं और एक नहीं है वही बताना है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। तो ये विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, पहला इसमें सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है और चौथा इस प्रश्न का उत्तर होगा क्योंकि उद्देश्य नहीं है पूछा गया था। तो 15 प्रश्न आपके एनसीईआरटी बेस्ड थे और 15 आपके पेडागोजी के थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। इसके अलावा पेपर फर्स्ट के लिए ईवीएस में कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। एनसीईआरटी से क्लास 4th और 5th के मैंने नोट्स बनाए थे, हैंड रिटन नोट्स, उन्हीं से मैंने पढ़ाया है और 21 वीडियो में आपका क्लास 4th और 5th मैंने कंप्लीट करवा दिया है और वही टॉपिक पढ़ाई है, शॉर्ट नोट्स हैं और मैंने वही टॉपिक पढ़ाई है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं, यदि आप पेपर फर्स्ट की भी तैयारी कर रही हैं तो आप ईवीएस की वीडियो देख सकते हैं। मैंने ईवीएस की प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।